अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि 1991 में कुछ भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हमारे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए। सबसे पहले ये थोड़ा जान लेते हैं कि ये रिफॉर्म्स क्यों आए सर। 1991 से पहले या कह सकते हैं 1991 में भारत के पास सिर्फ 12 से 15 दिन का पैसा रह गया था खर्च करने के लिए या खाने के लिए आप कह सकते हो। तो ऐसे में डिसाइड अगर नहीं किया जाता, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किया जाता, तो जो हालत इस समय हमारे बेटे मतलब पाकिस्तान की है या श्रीलंका की है, वही हालत हमारे भारत की हो गई होती। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो चेंजेस हैं जिससे हमारे भारत की इकोनॉमिक कंडीशन सही हुई। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या हुआ, 1991 में भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन लाया, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मींस क्या था, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा थे। आपने देखा था इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन जो आया था 1956 में, उससे पहले भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अगर प्राइवेट सेक्टर कोई काम करता है तो उन सारे अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हटाया गया। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप लड़कियों के साथ छुआछाई खेल रहे हो, और सर नसीब में कहां आता है आजकल लड़कियों के साथ छुआछाई खेलना, लेकिन मान लो खेल रहे हैं। अब मैं यहां खड़ा हूं, यहां भी लड़की, यहां भी लड़की, यहां भी लड़की, यहां भी लड़की और यहां भी लड़की, क्या मैं भाग पाऊंगा? नहीं भाग पाऊंगा, कोई ना कोई छू लेगा। और अगर इन्हीं में से 2-3 लड़कियों को निकाल दिया जाए तो मेरे पास स्पेस हो जाएगा जाने का। वही काम यहां पर लिबरलाइजेशन में हो रहा है। क्या हुआ वो समझते हैं। लिबरलाइजेशन में काफी जगह रिफॉर्म्स हुए। सबसे पहले चेंजेस आए इंडस्ट्री सेक्टर में, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स का मतलब सबसे पहले एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हर जगह हर इंडस्ट्रीज में अब लाइसेंस लेना कंपलसरी नहीं था। सिर्फ 5 ऐसी जगह रह गई थी जहां पर लाइसेंस कंपलसरी था, वहां बाकी जगह जरूरी नहीं था। जैसे एटॉमिक एनर्जी है, लिक्विड है और केमिकल एक्सप्लोरेशंस है, इन सारी जगह पर रह गया था। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी उनको कम किया गया। पहले 17 से घटाकर 8 किया गया, अब 8 से घटाकर 3 कर दिया था। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। पहले कुछ एरिया ऐसे थे जहां गवर्नमेंट काम करे या ना करे लेकिन रिजर्व में रखती थी कि यहां पर गवर्नमेंट काम करेगी, काम मतलब प्रोडक्शन वाला काम करेगी, वो डी रिजर्व कर दिया। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। पब्लिक सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर को दे देती थी कि आप प्रोडक्शन करना चाहो तो यहां पर कर सकते हो। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले जब आप प्रोडक्शन करते थे तो उसकी एक सीमा थी, वो सीमा नहीं जो आपके घर के सामने रहती है, एक लिमिट थी मतलब, तो वहां पर हम प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। अब उसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, बढ़ा दिया। अब एक्सपेंड कर दिया तो अब हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे। ये सारे चेंजेस आए किसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, लिबरलाइजेशन के अंदर। अभी यही गाड़ी नहीं रुकी, लिबरलाइजेशन में लाया गया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें आरबीआई था बैंकों के ऊपर, सेबी था हमारा एज अ रेगुलेटर मार्केट में ट्रेड के लिए, आईआरडीए था, आईडीआरए था इंश्योरेंस के लिए, एलआईसीज वगैरह जो इनके ऊपर कमांड्स करती हैं। तो इन लोगों को लाया गया ताकि जो फाइनेंस का स्ट्रक्चर है वो पूरा मार्केट की फोर्सेस वगैरह डिफाइन करे, मार्केट की जो डिमांड है, मार्केट की जो सप्लाई है, उसके हिसाब से हमारा फाइनेंशियल सेक्टर चले। टैक्स रिफॉर्म लाए गए, डायरेक्ट टैक्स लाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स लाया गया। सरकार अपने पास एक नन टैक्स रिसीप्ट और टैक्स रिसीप्ट जो कि एक रेवेन्यू रिसीप्ट का हिस्सा है वो बना रही थी। डायरेक्ट टैक्स हमारा क्या होता है सर, वो टैक्स जो जिसकी जेब से जा रहा है और जो वही गवर्नमेंट को पैसा देगा, यानी कि जिसके ऊपर बर्डन है वो और जो सरकार को पैसा दे रहा है वो दोनों ही व्यक्ति सेम है। जैसे कि इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो शिफ्टेड होता है, बर्डन ऑफ टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड, मैंने आपको दिया, आपने गवर्नमेंट को दिया, जैसे जीएसटी। फिर आया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म।
फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में डीवैल्यूएशन लाया गया या रीवैल्यूएशन भी लाया गया। डीवैल्यूएशन का मतलब सरकार ने अपनी मर्जी से भारत की जो करेंसी थी उसको कम कर रखा था एज कंपैरिजन टू डॉलर। यानी कि मार्केट में डॉलर की जो फोर्सेज है वो 70 रुपए की चल रही है, 70 रुपए का $1 है, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से 80 का कर दिया है। ऐसा करने से क्या होगा सर? एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर बेचेंगे। तो ये सारे रिफॉर्म्स करे गए थे लिबरलाइजेशन में हमारी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। अब लिबरलाइजेशन के बाद करा गया प्राइवेटाइज, एक पॉइंट और रहेगा ई वाला। लिबरलाइजेशन में हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म भी लाए गए, जिसमें पहले एक क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन था, एक लिमिट तक हम ट्रेड कर सकते थे, उसको हटाया गया। जो टैरिफ रेट्स थी, जो टैक्सेस वगैरह रखता था, उसको कम किया गया। इंपोर्ट का जो लाइसेंस लेना पड़ता था उसे हटाया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो देनी पड़ती थी उसे हटाया गया। तो ये सारा पार्ट था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का। फिर आया आपका प्राइवेटाइजेशन, जहां पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपने कुछ हिस्सों को, कुछ ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर्स में बेच रही थी, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे कहते हैं। तो जब चीजें प्राइवेटाइजेशन में जाएगी और प्राइवेट सेक्टर में जाएगी तो सरकार के पास तो पैसा आएगा, और वो जो प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बढ़े और उनको भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। जब प्राइवेटाइजेशन हो गया, चीजें हमारी प्राइवेट सेक्टर में चलेगी तो जीडीपी तो बढ़ेगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, लेकिन कंज्यूमर का क्या होगा, सोशल वेलफेयर का क्या होगा, है ना। और इसी के लिए प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आप लिख सकते हैं, सिरसिला ट्रेजेडी आंध्र प्रदेश। यहां पर क्या हुआ था कि एक पावर लूम इंडस्ट्री थी। अब पावर लूम इंडस्ट्री थी तो जो हमारा प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन की जो टैरिफ रेट्स थी बिजली की वो बढ़ गई। अब बढ़ गई तो इंडस्ट्रीज के ऊपर भी लोड पड़ रहा था, और वहां पे जो लेबर थी उनको मजदूरी मिल रही थी। अब उनकी जो मजदूरी थी वो कम कर दी गई, वो इतनी कम कर दी गई कि सबसिस्टेंस से भी, यानी कि जितनी उन्हें जीने के लिए चाहिए उतना भी पैसा नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से करीब करीब 50 लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो ये आप प्राइवेटाइजेशन का एक बैड इफेक्ट कह सकते हैं। थर्ड हुआ हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जैसे कि आप भारत में रहते हैं और भारत के जो आसपास की कंट्री है, ऐसी कोई भी कंट्री ना हो जहां से आप कोई सामान मंगवा नहीं सकते हो, वो भले ही रशिया क्यों ना हो। अरे सर 6000 रुपए नहीं मेरे पास, वो अलग बात है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, इन्वेस्टमेंट करना, एफडीआई, एफएफआई, इन सबको बढ़ावा दिया गया। एफडीआई क्या होता है? जब भी बाहर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग हमारे भारत में आके अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो हमारा एफडीआई है। और बाहर के लोगों ने हमारे भारत की कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो वो हमारी एफएफआई का पार्ट बन जाता है। तो उसके लिए क्या करा गया? इक्विटी लिमिट, जो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंट्रीज जो है अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं तो उनकी लिमिट पहले 40% थे, वो बढ़ाकर 55 to 100% के बीच में कर दी गई। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, इंडियन रुपीस को आप कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए कन्वर्ट भी कर सकते थे। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, लंबे समय के लिए आप बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते थे। और जो टैरिफ रेट थी, जो कि आपने यहां भी पढ़ा था, वो कम कर दिया था। तो ये सारे रिफॉर्म्स हुए थे हमारे 1991 में। तो इसके कुछ अच्छे इफेक्ट भी थे, वाइब्रेंट इकोनॉमी हुई, जीडीपी बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। वही देखा जाए तो बैड इफेक्ट भी थे। एग्रीकल्चर सेक्टर का आपने यहां कहीं भी जिक्र नहीं देखा होगा। डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, ओनरशिप अब गवर्नमेंट के हाथों से छिन के प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चलेगी। तो ये सारी चीजें थी इस चैप्टर में। बेसिकली इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो हमारा लिबरलाइजेशन रहता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, और आपका ये रहता है ग्लोबलाइजेशन। गुड और बैड इफेक्ट आप अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।